हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हम लोगों ने ग्रुप को समझा था और ग्रुप के डेफिनेशंस जो भी इंट्रोडक्शन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था और कुछ मिनट का वीडियो कट गया था, लेकिन आप सभी पहले से जानते हो ग्रुप क्या है, किस प्रकार से उसका डेफिनेशन होता है, कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। या तो पुराने वीडियोस आप देख लीजिए या फिर जो है अपना बीएससी का नोट्स एक बार खोलकर देखिएगा। ग्रुप बहुत सिंपल तरीके से सारे एग्जाम्पल बताया जा सकता है। आज हम देखेंगे सब ग्रुप और सब ग्रुप पढ़ेंगे। कल मैंने थोड़ा सा बोला था कि एक हम वो बना देंगे मैप क्लास का कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या क्या टॉपिक कवर करना है करके, है ना। फ्लो चार्ट बना देंगे बोला था, तो फ्लो चार्ट कल जो है मैंने शो नहीं किया था, लेकिन आज क्लास में शो कर देंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, जिसमें ग्रुप के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, सब ग्रुप, है ना। एग्जाम्पल तो होगा ही होगा, है ना। सब ग्रुप के बाद जो है कोसेट पढ़ेंगे। कोसेट के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप जब समझ लेंगे तब हम सब नॉर्मल सीरीज समझेंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए कंपोजिशन सीरीज, फिर जो है निपोटेंट ग्रुप, सोलेबल ग्रुप, ये सारी चीजें समझा जा सकता है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब हमको लाइन से चलना पड़ेगा। और जो मैंने लास्ट में 2-3 टॉपिक बताया आप किसी को नहीं जानते, लेकिन अभी जो लिखा हुआ है ये सब चीज जानते हो, ठीक है। तो आज क्लास भी आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का है। जो बीएससी में बताए थे उसकी तुलना में थोड़ा अलग बोलेंगे, है ना। तो एक शब्द आता है कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। तो कोई भी सबसेट जो होगा किसी ग्रुप का उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। कोई भी सबसेट हो किसी ग्रुप का, पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ग्रुप चल रहा है तो लगातार उसका आप ग्रुप के साथ बाइनरी ऑपरेशन को दिमाग में लेकर चलोगे, ठीक है। तो स्टार है या कुछ भी है मुझे नहीं पता, आप मान लेना कोई भी ऑपरेशन होगा, है ना। तो जनरली हम बताने के लिए स्टार लिखते रहते हैं, तो ये आप लिखोगे तो साथ में लिख सकते हो। मैं भूल गया था इसलिए ऊपर में लिख दिया हूं। लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, अ सबसेट ऑफ जी या एनी सबसेट ऑफ जी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, है ना, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ जी में एक शब्द आएगा स्टेबिलिटी या स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले, इट मींस दैट दो एलिमेंट जब लेगा तो क्या करेगा, दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन करके फिर से उसी एच, अगर एच को आपने क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स कहा, तो कॉम्प्लेक्स एच स्टेबल कब होगा, जब दो एलिमेंट का ऑपरेशन करे कोई भी दो एलिमेंट और खुद के अंदर वापस ले आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बोलोगे। तो देखो मैंने बोला इसको पढ़ना नहीं है, कोई चीज रटना नहीं है, अपने आप लिखाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, कोई भी चीज को रटना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वाले तो समझते हैं, तो अपने जो भाषा का बेहतर प्रयोग करते हुए बातों को आगे पीछे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता भाषा का प्रयोग में। हिंदी वालों को भाषा प्रयोग में दिक्कत होता रहता है क्योंकि उनकी खुद की मातृभाषा लगातार हिंदी में प्रयोग कर रहे थे अपने शब्दों का, अपने तर्कों का। अब आ रहा है थोड़ा सा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में आप ना सोचे, हिंदी में सोचे और वो अंग्रेजी अपने आप बनेगा, है ना। क्या लिखा है, लेट एच बी या फिर एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप, है ना। देन जब सबसेट बोला तो कॉम्प्लेक्स शब्द आएगा, है ना। तो देन दिस सबसेट या फिर दिस कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी, डबल लिखा गया क्या, इज सेड टू बी स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन इन जी if only if A and B with two element of H, any two element of H, this implies that A star B is also element of H। तो मैंने वही बात तो एक ही बार में कहा था ना, क्या बोला था एक लाइन में, आपकी कोई चीज को रटो मत। मैंने ये बोला था कि कोई भी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये हो गया था। कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कब कहेंगे, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले, दैट्स इट, बात खत्म। मतलब ये तो बस याद रखना है ना बेटा, इनको तो अपने आप आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा किसी आंसर को सुंदर बनाना चाहते हो तो शब्दों का पूरी तरीके से प्रयोग करते हो। कोई उत्तर जब देते हैं तो उत्तर में हमेशा आप जो है बचपन में पढ़े होंगे, कोई प्रश्न पूछता था, है ना, मिडिल तक बात करते हैं, तो उस प्रश्न में
आप अपना जब उत्तर इंक्लूड कर रहे थे तो थोड़ा सा प्रश्न का हिस्सा होते थे, जैसे कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है मान लो बोले, तो आप आंसर में करमचंद ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हो, महात्मा गांधी जी के पिताश्री का नाम करमचंद था, आप पूरा ऐसे बोलते हो। बात समझ आया कि नहीं? तो वही चीजें आपको समझनी है, अपने आप भाषा प्रयोग होता है क्योंकि इतने बड़े क्लास के बच्चे हैं। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको मोटिवेट क्यों कर रहा हूं, अभी शुरू क्लास है इसलिए ऐसा, क्योंकि पहली बार बच्चे मुझे देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, जो ऑनलाइन वाले हैं, है ना, और जिनको ये सब्जेक्ट कठिन लगेगा बाकी और सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ेंगे ताकि ये सब्जेक्ट बाद में इजी लगे करके। फिलहाल नोट्स तो सबको बनाना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब ग्रुप के दो तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स के तरीके से डेफिनेशन है, मैंने जब बेसिक में लिखवाया था तो कॉम्प्लेक्स के तरीके से नहीं लिखवाया था, अलग तरीके से बताया था, राइट। तो आप सीधा ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बुक में ऐसे रहता है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G इफ H क्या होना चाहिए बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए। अब हम बार बार कॉम्प्लेक्स शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा उसका क्या समझा, इसको बोलते क्या है, उस शब्द को हमने बस लिखा हुआ था और कुछ नहीं है, अन्यथा ओनली ये डेफिनेशंस काफी था। लेकिन कोई बोलते हैं स्टेबल क्या मतलब क्या होता है ऐसे करके, तो पहले कॉम्प्लेक्स या सेट जो भी है ना, उसको स्टेबल कब कहते हैं, सब चीज बताया था। तो डेफिनेशंस एग्जाम में ये लिखने हैं ना कि ये, ओके ठीक है, लेकिन ओवरऑल समझने के लिए महत्वपूर्ण था इसलिए हमने साथ में रखा। तो H जो कि एक कॉम्प्लेक्स है ना, वो एक सबसेट है, एक ही मतलब है, तो यहां पर सबसेट की जगह एक कॉम्प्लेक्स भी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। बात समझ आया कि नहीं? तो H इज स्टेबल फॉर कंपोजिशन इन G, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, H इज आल्सो अ ग्रुप, या H इज इटसेल्फ अ ग्रुप बोल सकते हो, है ना, वो खुद ही एक ग्रुप हो, मतलब क्या होगा, ग्रुप की क्या डेफिनेशंस होती है आप जानते हो, ग्रुप की जो भी डेफिनेशंस होती है, जो चार एक्सियम्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर तो ऊपर में आ ही गया है, मतलब एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी रटने रहना है इनको, और इनवर्स, राइट, और वो लाइन से होते हैं, लाइन से ही आप लोग को याद करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने लिखा यहां पर सब ग्रुप, सब ग्रुप की बात चल रही थी, दो प्रकार के सब ग्रुप को बता सकते हो, एक होगा क्या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में क्या आएगा याद रखना, आइडेंटिटी अपने ऑपरेशन को लेकर जब अलग हो जाए, आइडेंटिटी मतलब देखो, अब हम ये इंटीजर की बात कर रहे थे कल, इंटीजर ये ग्रुप था, है ना, इसमें जो है आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। जीरो प्लस अगर मैं एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना दूं, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इस सेट को ए कहूंगा और इसमें एक ही एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, जीरो है, नॉन एम्प्टी सेट हुआ कि नहीं, तो वो नॉन एम्प्टी सेट ए ही बोल देते हैं, या मैं जीरो ही बोल देता हूं, आइडेंटिटी ही बोल देता हूं, इसको ऐसे भी लिखते हैं ई प्लस, तो ये जो है एक अपने आप में सब ग्रुप है, ग्रुप की सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो, क्लोजर हो गया, तीन जीरो को आप किसी तरीके से कर लो एसोसिएटिव हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो का जीरो ही होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, राइट, इनवर्स क्या होगा, जीरो माइनस जीरो, क्योंकि एडिटिव इनवर्स माइनस में लिखा जाता है, तो भी क्या आएगा जीरो, सारे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है आइडेंटिटी हमेशा एक ग्रुप बनाता ही है, वो अलग होकर, तो ये एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर से देखो, ग्रुप के अंदर से सबसेट चुनते हैं और सबसेट से जब फिर से ग्रुप बनता है तो वही जो है ना, वो क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकला, है ना, ये चीजें मैंने बीएससी में बता दी थी, फिर भी मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें याद रहे और कंफर्टेबल होकर आप आगे बढ़ सको करके। बात समझ आया? आपकी सारे एग्जाम्स नेट सेट गेट सबकी तैयारी यहीं से ही होगा, ठीक है, इससे अलग और कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, प्रैक्टिस लेकिन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। डेफिनेशंस हर बुक में, हर कोचिंग सेंटर में, जहां पर भी आप अध्ययन कर लो, चाहे आप दिल्ली के कोचिंग कोई ज्वाइन कर लो फेमस, है ना, आप रायपुर में कोई पढ़ा रहा होगा वो ज्वाइन कर लो, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा वो ज्वाइन कर लो, कहीं भी पढ़ लो, डेफिनेशन तो यही होगा। समझने के तरीके डिपेंड करता है कि आप एग्जाम को कैसे सॉल्व करने वाले हो, सॉरी जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको कैसे हैंडल करने वाले हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप से आपको टास्क जब दिया जाएगा उसको सोचना पड़ेगा, अगर आपका डेफिनेशन अच्छा है तभी आप ये कर पाओगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने इतना चीज बोला बेटा, इस एक ही पेज के लिए आपको बहुत इजी तरीके से समझ आया है?
हालांकि पूरा का पूरा मैं जितना बोलता हूं वैसे बोल ना पाओ, मेरा काम समझाने का, मैं समझाना चाहता हूं। मैं आपसे ये नहीं चाह रहा हूं कि मैं जो बोला हूं वैसे मेरे को बोल दो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको क्या करना है, समझने के बाद अपने अध्ययन पद्धति में उसको शामिल करते हुए उसको याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है कि नहीं। तो ये बात कंफर्म हुई कि आइडेंटिटी जो होती है वो सब ग्रुप बनाता है अपने ऑपरेशन के साथ में। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं क्या, इम्प्रॉपर, क्योंकि सब ग्रुप तो है। अब हर ग्रुप का एक तो सेट से बनता है, जी का सबसेट खुद जी होता है कि नहीं बताओ, होता है ना। तो ये खुद ही जब अपना सब ग्रुप बनाएगा, ग्रुप के अंदर सबका अपना सबसेट, और अपना सबसेट जब ग्रुप बना ले तो सब ग्रुप कहलाता है। तो ये खुद का ही सब ग्रुप है, कह देते हैं इसको, एक ग्रुप ही खुद का सब ग्रुप है। तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर ये पॉइंट, तो हम बताते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप में हमने क्या क्या लिखा हुआ है भाई। हमने लिखा हुआ है आइडेंटिटी और उसका ऑपरेशन, और हमने लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा होगा तब की बात है, और जी खुद, ये दोनों को कहते हैं बच्चों क्या, इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल सब ग्रुप। ओके, और इसके अलावा जो भी बच जाएंगे अदर देन आइडेंटिटी, है ना, और ये जी, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। क्या बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन शब्दों का सही तरीके से हम चयन करके डेफिनेशन जब बताएंगे ना, वहां डेफिनेशन में इन बातों को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको डेफिनेशन सही तरीके से नहीं पता है, छोटे छोटे शब्द नहीं पता है, तो बाकी जहां शब्दों का इस्तेमाल करना होगा प्रॉपर, या फिर वहां पर मैंने एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर मैं प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो प्रॉपर का मतलब ही नहीं पता आपको, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर का मतलब समझाया, इम्प्रॉपर का मतलब समझाया। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपका दिमाग और आपका व्यवहार सभी को बदलना पड़ेगा, है ना, थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। आप एमएससी में आ चुके हो तो एमएससी जैसे हरकतें, आपके बॉडी लैंग्वेज एमएससी जैसी हो जाना चाहिए, जैसे विद्यार्थी जिस क्लास में रहता है उस तरीके से उसकी माइंडसेट बननी चाहिए धीरे धीरे करके, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम एक हफ्ता पढ़ लेंगे 7-8 क्लास, आप जो है लेवल में पूरी तरीके से आ जाओगे, आप अपने आप को बीएससी से ऊपर ही समझोगे, ठीक है, आपकी व्यवहार वैसी हो जाएगी। यहां पर मैंने लिख दिया है, आगे फिर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बीएससी में अक्सर जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स अगर दिए होंगे तो याद होगा, दो सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, समझाया था। दो सब ग्रुपों का जो है यूनियन सब ग्रुप होता है यदि वो एक दूसरे में कंटेन हो जाए, तो ऐसा मैंने समझाया था, याद है। सब ग्रुप, रिंग भी बताया था आप लोग को, दो रिंग का सब रिंग भी क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो सब रिंग ही होगा, ऐसा कुछ बताए थे। उनको समझने के लिए हम थ्योरम्स पढ़े थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के तौर पर, ठीक है। तो अगर एडिटिव सब ग्रुप है तो यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ए और बी दो एलिमेंट है, तो ए को तो ठीक रखा मैंने, एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, ये क्या है, ए है और प्लस में क्या है, माइनस बी है। पहला एलिमेंट और दूसरा का बोलो इनवर्स, इनवर्स का ऑपरेशन फिर से एच में चला जाए तो ये एक कंडीशन बन जाता है, इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मान के चलते हैं, ये थ्योरम्स होता है बीएससी में, ठीक है। एडिटिव सब ग्रुप के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, हाँ बोलो। और मल्टीप्लिकेटिव क्यों होगा, तो ये भी तो वही तो बोला है बेटा, यहां पर ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का, पहला एलिमेंट जैसा करता है ऐसा, और दूसरा का क्या है, इनवर्स। अब यहां पर कोई बच्चा बोलेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता या नहीं लिख सकती, बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते, यही बात तो लिखा गया था, क्योंकि ए और बी केवल एलिमेंट के नामकरण थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, विरोधी स्वभाव का होते हैं, और ये कई बार विद्वान बनने के चक्कर में रहते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। अब मैंने अक्सर ये बच्चों को बोला है कि आप जो है क्वेश्चन करने से पहले सोचे कि आपको क्या बोला जा रहा है। इतने बड़े क्लास के बच्चे जो है लगातार अगर विद्रोही स्वभाव का वो करे तो सीख नहीं पाएंगे। विद्रोह करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप नहीं जानते, हमने तो यहां पर आल करके लिख ही दिया है, देखो ये होता है, डेफिनेशन में होता है, आल ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ये होगा ही, कोई भी हो सकता है। तो ए तो नाम था ना बेटा, बी तो नाम था ना, तो मैं आगे पीछे उनको नाम को रख दो तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या,
ये ए ही बी हो सकता है, बी ही ए हो सकता है, कोई अलग हो सकता है, ये केवल नाम थे। तो हमको ये बात याद रखना है कि दो हैं तो दो में से एक को रखना है और एक का इनवर्स करके ऑपरेशन करनी है, और ऐसे करने के बाद फिर से एच में जानी चाहिए। दैट्स इट, बात खत्म। ओके, तो ये मैंने मिटा दिया, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। आल वाले को लिखे रहना, लेकिन कचरा दिखे करके मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप कर लेना। यहां पर भी वही लिखा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में ऐसा बोल दूं तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? जैसे कि मेरा ऑपरेशन है, स्टार ही बोल दिया मैंने, डेल्टा चलो बोल दिया, ऑपरेशन को क्या बोल दिया? डेल्टा। अब इनवर्स को बोलने का तरीका मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी मैं इनवर्स को अभी ऐसा ऊपर में ऐसा इनवर्स वाला ही लिखूंगा। पहला ए एलिमेंट है मेरे पास और बी एलिमेंट है, दोनों कहां पर है? एच पर। अगर मैं कहना चाहता हूं एच मेरा सब ग्रुप है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ए, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? ऑपरेशन। यहां पर ऑपरेशन क्या है? आप स्टार भी लिख सकते थे। और यहां पर एलिमेंट बी है तो बी का इनवर्स लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? इनवर्स ऑफ बी। स्टार लिख रहे हैं तो स्टार, ये मैं ये समझा रहा हूं, हाँ कि ना? तो इसी को दो को रख लेते हैं लोग, और फ्यूचर में कोई ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे दिया जिसमें न तो ऑपरेशन प्लस है न तो ऑपरेशन डॉट है, कुछ अलग टाइप का बताया जा रहा है, तो आपको ये बात तो समझना पड़ेगा कि आपको डेफिनेशंस अच्छी आनी चाहिए थी, तब आप आपके जो बड़े एग्जाम्स है उस पर आप काम कर पाओगे, है ना? समझा पा रहा हूं मैं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है बच्चों, तो देखो छोटी छोटी बातों को मैं थोड़ा गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर होता है डेफिनेशन रटाने का काम तो आप बुक से भी रट सकते थे, है ना? ठीक है, तो ये समझ आ गया। कोसेट, कोसेट का डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? हम बात किए थे बेटा कोसेट के बारे में, पहले भी बात किए हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कोसेट, है ना? कोसेट, और मैं जब आप लोग को वेक्टर स्पेस पढ़ा रहा था ना तो भी मैं कोसेट पढ़ाता था, ठीक है? कोसेट का जिक्र कर रहा था बेटा, कोसेट का जिक्र ऐसे करता था, कभी कभी ये कर्नेल है, कर्नेल प्लस में ऐसा ए, ये सब ग्रुप होता है। अगर वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो भी ये सब ग्रुप ही बनता है। वेक्टर स्पेस में क्या होता है? प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनता है? एक तो प्लस के रिस्पेक्ट में बनता है अबेली ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनता है? सेमी ग्रुप, या फिर हम बोलने का तरीका बोलते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है? उसको हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन और डॉट वाले को एक्सटर्नल कंपोजिशन। लेकिन ओवरऑल घूम के ग्रुप थ्योरी पे वापस आ ही जाते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो। बात समझ आ रहा है? तो कभी कभी कोसेट को ऐसे लिखते थे, ऐसे कभी कभी इस्तेमाल करते थे कोसेट, याद है क्या? कहां पर करे थे पता है? आप लोग को मैं बताया था, वेक्टर स्पेस अपॉन में कर्नेल, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। और क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर अगर आपका ये ग्रुप होता तो क्वोशिएंट ग्रुप, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट स्पेस। रिंग है तो क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट रिंग। हिंदी में बोलते हैं विभाग वाला है, विभाग समष्टि और विभाग समूह, समूह होता है तो। और इसमें लिखते थे कि ये कर्नेल और इसके एलिमेंट, एक्स है तो एक्स, ए है तो ए, या अल्फा लिखा है तो आपने अल्फा, हाँ कि ना? और मैंने आपको बोला था कि जितने भी कोसेट संभव होते हैं वेक्टर स्पेस में, उनका कलेक्शन को क्वोशिएंट ग्रुप, क्वोशिएंट वेक्टर स्पेस, क्वोशिएंट स्पेस, ये सब मैं बोला करता था। तो देखो सब चीज जुड़ा है कि नहीं? जो बच्चे पढ़े हैं उनको याद होगा। मान लो ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम इतना तो देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट? इतना नहीं देखे होंगे तो फंडामेंटल थ्योरम तो जरूर देखे होंगे। एक वेक्टर स्पेस है क्या? U, या वेक्टर स्पेस है क्या? V, है ना? वो आइसोमॉर्फिक होगा किसका? या फिर इधर ऐसे लिखते थे, यहां पर हम लिखते थे वेक्टर स्पेस V बाई, यहां कर्नेल के लिखते हैं, और यहां पर मान लो V डैश बोल देते हैं। और पहले से क्या होता था? V से V डैश पर एक अपने आप में होमोमॉर्फिज्म होता था या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता था, और ये होता है आइसोमॉर्फिज्म। तो यहां पर आप देखा करते थे क्या? क्वोशिएंट, हाँ कि ना? चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको नहीं आता, तो नहीं आता तो भूल जाओ, नहीं आता तो भूल जाओ, यहां से फिर से चालू करो। कोसेट, दो प्रकार का कोसेट हो सकते हैं, एडिटिव कोसेट हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कोसेट भी हो सकते हैं। अगर ऑपरेशन में अगर मैंने के ए लिखा है तो क्या है? ये कोसेट है, करने के कारण से, और मल्टीप्लिकेशन के कारण से है। अगर ये राइट में है तो राइट कोसेट, लेफ्ट है तो लेफ्ट कोसेट, हाँ कि ना? चलो ठीक है, मान लो हर चीज भूल ही गए हैं बोलेंगे तो यहां से फिर से अध्ययन करते हैं और इन सबको हम किनारे कर देते हैं और हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते रहते हैं लगातार, ठीक है? जब लेवल हाई हो जाता है, खुद को नहीं जानकारी होती है तो क्या समझते हैं? टीचर बोर है, बोरिंग है,
सब्जेक्ट बोरिंग है ये समझते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं पता। जिसको नहीं पता रहता है ऐसे लोग भोंदू लोग जो है ऐसा हरकत करते रहते हैं। बातें समझ आ रही कि नहीं? जैसे आप लोगों को कुछ कुछ आ रहा है ना बेटा दिमाग में, क्यों आ रहा होगा? क्योंकि आपने कुछ को देखा था, भले भूल गए होगे, क्योंकि इंसानी दिमाग की ये प्रकृति है एक प्रकार का। तो हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, डरने का नहीं, हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ फोकस करेंगे। हम तो उन बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखाए जो हमसे पहले अध्ययन कर रहे थे, या फिर उन्होंने एग्जाम दिया है बीएससी का, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे, मुझसे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन देखे तो थे, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कोसेट को समझने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। और कोसेट के लिए यहां एक बार दोबारा मैं लिखूंगा कोसेट क्या है करके। फिलहाल कोसेट देख सकते हो, मैंने यहां पर अपने ऑपरेशन को अब स्टार ना बोलकर क्या बोल दिया, डॉट। और अक्सर मैं डॉट को ही लेता रहूंगा, चलेगा, समझाने के लिए, डेफिनेशंस वगैरह बताने के लिए, क्योंकि बार बार मुझे स्टार या फिर ओ या फिर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा ऑपरेशन भी फिलहाल तो क्या है, डॉट है। और अक्सर 90% क्वेश्चंस में हम डॉट को ऑपरेशन मान के चल रहे होंगे, चलेगा। तो लेट जी डॉट, या फिर ये जो है क्या है, एक ग्रुप है। एज क्या है बेटा, सब ग्रुप है। कोसेट बनाने के लिए क्या जरूरी है, मतलब सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप का कोसेट बनता है, तो ये सब ग्रुप है ऑफ जी। लेट ए बी एनी एलिमेंट, या बी एलिमेंट बोल सकते हो, एन एलिमेंट बोल सकते हो। ओके, बी एन एलिमेंट या एनी एलिमेंट ऑफ जी। और इतना लंबा नहीं लिखना होता, तो एक लाइन में क्या बोलते हैं, लेट ए इज एलिमेंट ऑफ जी। हाँ कि ना, ठीक है, ये बोल दिया। देन द सेट, एक सेट है। अब सेट का नामकरण ऐसा रखा गया है, तो बच्चे क्या सोचते हैं इसमें कि ए का एच में प्रोडक्ट हुआ है। नहीं भाई, ये उसका हुलिया है, उसका शकल है। कोसेट का क्या है, शकल है। एच का ए में इंटू नहीं हुआ है, इस सेट का नाम है भैया। कोई क्या सोचते हैं, सब ग्रुप के साथ ए का इंटू हुआ। अरे भाई, किसी सेट का किसी के साथ इंटू नहीं होता। किनका होता है बच्चों, एलिमेंटों का ऑपरेशन होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप। और ग्रुप में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स का क्या होते हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला ऑपरेशन क्या होता है बोलेगा, ऑपरेशन बोल दिया मैंने। पहला एक्सियम्स क्या होता है, क्लोजर। तो ऑपरेशंस का मतलब ही होता है क्लोजर होना। ओके, तो इसका ये मतलब है इन दोनों का नहीं हो रहा है, इनके एलिमेंटों का हो रहा होगा। हाँ कि ना? तो मैं बोलूंगा बेटा क्या है, मान लो इसके पास पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट का क्या होगा, एक साथ ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन का यही मतलब मैं बोलूंगा बार बार, ऑपरेशन शब्द का मतलब है कंपोजिशन होना। ठीक है बेटा। फिर मैं बोलूंगा यहां पर क्या, H2A। फिर मैं क्या बोलूंगा, H3A। सपोज दैट हमारे पास क्या है, m एलिमेंट है, तो जितने भी एलिमेंट होगा उतना एलिमेंट का क्या बनेगा, इस प्रकार से ऑपरेशन होने के बाद एक नया फैमिली बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि H जो है सब ग्रुप है, जहां पर H1, H2 और HM एलिमेंट थे। तो इस थे वाले का एक साथ क्या हो गया, ऑपरेशन हो गए, तो न्यू एलिमेंट जनरेट हुए। और न्यू एलिमेंट का कलेक्शन कहलाएगा, वो जो सेट कहलाएगा, हर कलेक्शन अपने आप में सेट होगा, तो ये जो सेट होगा वही कोसेट कहलाता है। हाँ कि ना? बड़ा सिंपल था, भूल गए थे मान लो पहले, तो फिर से दोबारा पढ़ लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पूरे डेफिनेशंस को रटना नहीं होता बच्चों, कभी भी कोई जगह पर कोई भी क्लास में, जबकि एलजेब्रा को लोग इस वाले एलजेब्रा को, एलजेब्रा तो बहुत इजी होता है, खास करके एमएससी की ये वाला एलजेब्रा जो हम पढ़ेंगे, पहला यूनिट तो ठीक ही है, दूसरा यूनिट भी ठीक है, लेकिन मान के चल रहे होते हैं कि और क्या कठिन है करके, क्योंकि एक पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट को आपको बीएससी का पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल इजी है अगर आपका बीएससी अच्छा है तो, ठीक है। और जो बच्चे सीधा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत वाले सब्जेक्ट हो जाती है, यही है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इजी है उसमें, क्योंकि वहां केवल फार्मूलास, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब चीज चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके लिए क्या है, बहुत डीप नॉलेज चाहिए, हर बार आपको याद करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, रटोगे तो फंस जाओगे, है ना। रिवीजन किसका करना है, केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखने हैं। ओके, वैसे एक सब्जेक्ट है टोपोलॉजी, वैसे ही सेम टू सेम जो पढ़ा रहा हूं वैसे ही, उसमें थोड़ा पॉइंट्स को याद रखने हैं। रियल एनालिसिस इजी है, क्योंकि आप सीक्वेंस सीरीज के बारे में फिर से अध्ययन करोगे, वैसे ही करोगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, अलग पॉइंट्स होंगे, अलग टॉपिक्स होंगे, वही पढ़े थे वही वापस नहीं पढ़ोगे बीएससी वाला, अब एडवांस रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल
रटा गया, मैं मान के चलता हूं, ये बस याद रख लेंगे। अच्छा, अगर लेफ्ट में ए है तो क्या कहलाएगा? लेफ्ट कोसेट। राइट में तो क्या कहलाएगा? राइट कोसेट। अच्छा, लेफ्ट और राइट कोसेट हमने गलत लिखा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं कोसेट का जो डेफिनेशन होगा बुक में, है ना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं टीचर होने के बावजूद भी। मैंने तो सही लिखा है, ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे हो गए बेटे, क्योंकि एलिमेंट को देख के कहते हैं ना लेफ्ट है या राइट। हाँ बोलो, सही है। सबसेट को बोलकर कि एलिमेंट को बोलकर? हाँ ठीक है, सबसेट को लेकर हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट या फिर राइट कोसेट बोलेंगे, है ना। चेक कर रहे हैं तो जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। कोसेट्स की डेफिनेशन जब हम कवर करेंगे तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैंने तो सही लिखा है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। कोसेट का डेफिनेशंस को कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है जी। 100% हम जो लिखे हैं वो गलत है, ठीक है। एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है। आइडियल बोलते थे, आइडियल पढ़ाया था, याद है आप लोग को? आइडियल को हम लेफ्ट या राइट रखते हैं तो बोलते हैं ऐसा। ये क्या है जी? राइट कोसेट। हाँ बोलो, एलिमेंट को बोलना है, मैंने बोला था और मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं थोड़ा एक बार कंफर्म कर रहा था, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो जाता है यहां पर। ये क्या है बेटा? यस, लेफ्ट कोसेट। एलिमेंट को देखना है, सेट को नहीं, ठीक है। जब एलिमेंट लेफ्ट से अप्रोच करे तो क्या हो जाएगा, या ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा? लेफ्ट कोसेट, और राइट से करेगा तो राइट कोसेट। वहां पर सब बस गलत लिखा था, हमने कंफर्म कर लिया, देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये राइट कोसेट क्यों है? क्योंकि राइट में ऑपरेशन कर रहे हैं। ये लेफ्ट क्यों है? क्योंकि लेफ्ट से ऑपरेशन कर रहा होगा। अब डेफिनेशन को अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, आप समझा तो दिए हैं। एच कोई सब ग्रुप है ना। पहले तो ग्रुप बोल सकते हो, लेट जी स्टार या जी डॉट बी ए ग्रुप, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, A is any element of G, then this set is called a coset। अगर आपने राइट में A लिखा है तो राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप इन G, ऐसा लिखने का, जनरेटेड बाय एलिमेंट A। अच्छा, तो अगर मैं जनरेटेड बाय B लिखूंगा तो क्या होगा बताइए जरा? मैं क्या लिखूंगा? कोसेट ऑफ सब ग्रुप H, कोसेट ऑफ सब ग्रुप H जनरेटेड बाय बी। मतलब मेरे पास एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप का क्या बनता है? कोसेट बनता है, जनरेटेड बाय एलिमेंट होता है। तो मैं क्या लिखूंगा उसको? एच बी। और बी कहां से आया था पहले से बोलेंगे? बी इज एलिमेंट ऑफ जी। तो ये क्या कोसेट है बोलेंगे? कोसेट ऑफ एच, है ना, कोसेट ऑफ सब ग्रुप एच इन जी जनरेटेड बाय। इसका क्या मीनिंग हुआ कि H इधर रहेंगे और इधर B रहेंगे। हर H बहुत सारे होते हैं, ऐसा रखा जाना है। तो ये सेट को लिखने का कौन सा तरीका बेटा? कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर। और ये जो लिखे हैं ये क्या है? रोस्टर। दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही सेट को लिखे हैं कि नहीं? क्योंकि बच्चे यहां पर क्या हो सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहता है ना, वो बार बार हर चीज को लेकर कंफ्यूज होता रहता है, वो बहुत ही अलग किस्म का फिर टीचर बनता है फ्यूचर में। अगर बन गया ना बहुत खतरनाक, सच में बहुत खतरनाक। तो अभी आप लोग ये बात मान के चलो कि एक एमएससी का स्टूडेंट अगर फ्यूचर में टीचर का सपना देख रहा है तो उसको अच्छा पढ़ना चाहिए, उसका जिम्मेदारी बनता है, जितना आता है उतना अच्छा करो, है ना। अगर आपको बड़ा क्लास समझ नहीं आता तो बड़ा क्लास पढ़ाने का सपना मत देखो, है ना। जितना आता है उस लेवल का टीचर बनने का प्रयास करो, अपना लेवल लेकिन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप एमएससी आ गए तो आपको हमेशा सोच क्या होना चाहिए? असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस लेवल के अध्ययन, और उस लेवल के अध्ययन के कारण से आपका परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। ठीक है, सपना मत देखो बोलने का क्या मतलब है भाई? मत करो नहीं बोल रहा हूं, आपको करना ही नहीं है तब मत करो, बिल्कुल बेकार काम होगा वो, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर खराब करने वाले हो। फ्यूचर में टीचर बन गए तो क्या करोगे आप? बाकी लोगों का जीवन खराब करने वाले हो, क्योंकि आपको नहीं आता, कहीं भी कुछ लिखे रहेंगे काट दोगे आप, है ना। बुक का देखेंगे, बुक जैसे नहीं दिख रहा है काट दिया, है ना, क्योंकि आता नहीं भोंदू को, ऐसा रहता है। कोसेट को हमने यहां पर चर्चा में शामिल किया है, इतना लंबा मैंने आप लोग को दुनियादारी बताया, आपको एक बार में समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अगर मैं ऐसे लिख देता बेटा, एक और मेरे पास सबसेट है, उस सबसेट को अपन क्या कह देते हैं? मान लो टी। टी इज सबसेट ऑफ जी। अब ये सब ग्रुप है, ये भी क्या है? सब ग्रुप है।
तो आप जो है क्या बोलेंगे, कोसेट ऑफ सब ग्रुप टी जनरेटेड बाई ए। इन जी बाद में बोलोगे तो भी चल जाएगा, हाँ कि ना। तो ये हम पढ़ने का तरीका बार बार क्यों अच्छा कर रहे हैं, ताकि जब दोबारा वीडियो देखोगे समझ आना चाहिए करके हम छोटे छोटे डेफिनेशन को ये पहले दूसरे क्लास में इतना गहराई से बार बार बोलेंगे, जिन विद्यार्थियों को आता है वो बोर ना हो। वीडियो स्किप करना है तो स्किप करके चले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। लेकिन देखो जितना भी होशियार बन लो, आप लोग खुद टॉपर हो, उसके बावजूद भी समझा रहे हैं तो फिर से कुछ नया महसूस हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसलिए समझाया जा रहा है ना। जानते हो उसके बावजूद भी हम समझा रहे हैं। आई होप आप मेरे लक्ष्य को समझते हो। नॉर्मल सब ग्रुप वेरी वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर लो। अगर कोसेट को समझ लिया तो और थोड़ा ये समझ आ जाएगा। कोसेट लिखने का तरीका खास है यहां पर, ठीक है। देखो ध्यान से, एच क्या है बेटा, सब ग्रुप। अब हमने यहां पर क्या किया है, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट मर्ज किया हुआ है एक खास तरीके से। ऐसे ही मान के चलना है आप लोग को, फ्यूचर में काम आएगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं, है ना। लाइन से सब पढ़ना चाहिए। तो एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का, उसको नॉर्मल कहेंगे यदि इस तरीके से कोसेट बन रहा हो। ये सेट है ना बेटा, इसलिए कोसेट है। बट ये जनरेटेड कैसे है, ये जो है एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है। ये पूरा अगर मैं इसको कोसेट बोलूं तो ऐसा कुछ हुलिया दिखेगा, H इज एलिमेंट ऑफ H। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, ये हमेशा अगर नॉर्मल है, नॉर्मल बना लिया मान लो, तो हमेशा H का सबसेट होगा। H के अंदर में होना चाहिए तब नॉर्मल कहलाएगा। ये तो बनाया जा सकता है, बनाने के बाद और क्या होना चाहिए, H इज सुपर सेट ऑफ दिस कोसेट, देन H इज कॉल्ड नॉर्मल। हम किसको नॉर्मल कह रहे हैं, फिर से सुनो, इसको नॉर्मल नहीं कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एज को नॉर्मल कब कहेंगे, ऐसे हरकत करके खुद को शामिल कर ले खुद के अंदर। आया बात समझ, अगेन रिपीट करें। डेफिनेशन तो बहुत सस्ता दिख रहा है, लेकिन मीनिंग को हम हाईलाइट कर रहे हैं। अगेन देखो, मैंने डेफिनेशन में क्या क्या लिखा है बच्चों, एक्स, और फिर लिखा है मैंने एच, फिर लिखा है एक्स इनवर्स, और ये कहां पर होना चाहिए, फिर से एच पर होना चाहिए। और ये लिखने का तरीका को अगर मैं कोसेट के थ्रू बताऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, एच के जितने भी एलिमेंट होंगे और एक्स एलिमेंट जो भी होंगे, जो भी कहने मतलब हर एलिमेंट, तो बुक में जहां भी बुक पढ़ोगे हर डेफिनेशन में क्या लिखा रहेगा, फॉर एवरी एक्स ऑफ जी एंड एवरी एच ऑफ सेट एच। ये वाला कंपोजिशन ऑलवेज बिलोंग कर जाना चाहिए एच पर, देन उस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। सब ग्रुप को नॉर्मल कहना होता है ना। डेफिनेशन किसका पढ़ रहे हैं बेटा, सब ग्रुप का। तो पहले सब ग्रुप जो चल रहा था ना उधर, उस सब ग्रुप को नॉर्मल तब कहेंगे यदि ऐसे हरकत कर करके खुद के अंदर फिर से चीजों को रखने की औकात हो। इसका यह मतलब होगा, अगर मैं कोसेट ऐसा बनाऊं तो वो इसके अंदर हर बार चले जाना चाहिए, मतलब हर मेंबर इसी का मेंबर होना चाहिए, हाँ कि ना। ठीक है, अब डेफिनेशन को दोबारा बोलते हैं। देखो ये हम पढ़ चुके थे पहले, लेकिन मैंने इतना बीएससी में नहीं बोला था, आपको बोला था ये पढ़ लो, ठीक है। और पढ़ाने के साथ मैंने एक बार बस समझा दिया था, लेकिन अभी मैं बार बार क्या समझा रहा हूं, आपको समझा रहा है। जितनी बड़ी क्लास, क्योंकि आप ही स्टूडेंट्स होने वाले हो जो पीएचडी करने वाले हो, यस, है ना। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकता है, अगर वो अच्छा पढ़ेगा तो बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना समय आपको दुनियादारी तैयारी करने में लगता है, उतना समय में तो पीएचडी हो ही जाते हैं धीरे धीरे करके, पता चल रहा है ना। 7 ईयर हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, 5 साल में आप पीएचडी कर सकते हैं मैथ्स के बाद, है ना। और पढ़ाते हुए कर सकते हो, ये सब काम करते हुए कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, एक ही जगह में बोल लेते हैं। अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G and H belongs to subgroup H. We have X, छोटा h, X inverse. This element is member of H, right? That is ये। इसको तो याद करना है बच्चों,
इसको थोड़े ना, ये तो बोलचाल की भाषा में आता है, वो अपने आप लिखाता है। मैंने हिंदी वालों को अक्सर बोला है, क्या रटोगे, बोला ये रटना है सबको, सोचना आपको हिंदी में ही है, आपकी मातृभाषा में सोच रहे हैं, लिखाएगा अपने आप, है ना, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आता है अंग्रेजी की कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, देखो मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, मैं तो अमेरिका के लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगा, मेरा हालत खराब हो जाएगा, और लगभग आप भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा कम ही कर पाओगे, आपको भी कम समझ आएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, चाहे वेडर वाले क्यों ना हो, चाहे और कोई भी वाला क्यों ना हो, है ना, थोड़ा कम ही आएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, कोई और अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो शायद उनको ज्यादा अच्छा समझ आता होगा सारी बातें, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर में लिख दिया हूं, है ना, इसको मिटा देते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय या रिटन बाय या रिप्रेजेंट बाय। अगर कभी ऐसा देख लो कहीं किसी जगह पर, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इसका ये मतलब लिखा हुआ है, इस सिंबल का मतलब समझ आया, क्योंकि सब नॉर्मल सीरीज में ना ऐसे लिखा रहूंगा, और देख के समझ आ रहा है कि सीरीज बन रहा है। अब सीरीज बन रहा है तो एक दूसरे का ना क्या होगा, अब यहीं पे डेफिनेशन को एक बार हाईलाइट भी करते हैं। चलो, आपको ना यहां डेफिनेशन को पूरा लिखे भी नहीं समझाते हैं, मैं कुछ H1 बोल रहा हूं, H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H3 और ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ऐसे करके मैंने बोल दिया है HN। HN लास्ट में G है, और H1 जो है मान लो ये जो है आइडेंटिटी है, सबसे छोटा तो आइडेंटिटी होता है, ये सब ग्रुप है, ये इसको ऐसे इक्वल लिखा रहता है, सोचते हैं लोग ये क्या है, अरे यही नाम है बेचारे का और कुछ नहीं है। तो ये सब ग्रुप इसका है और नॉर्मल है, ये सब ग्रुप इसका है और ये नॉर्मल है, और ये सब ग्रुप इसका है और ये नॉर्मल है, और ये तो खुद ही सब ग्रुप है, खुद ही नॉर्मल होता है, इसका कोई जो है रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो ये सीरीज जब बना लोगे तो क्या कहलाएगा, सब नॉर्मल सीरीज। बात समझ आ गया, डेफिनेशन याद हो गया, ठीक है। लेकिन हम वहां जाएंगे, फिलहाल तो पूरा कवर कर लेते हैं डेफिनेशन को, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरे सब बुक में, अच्छा एक बार बुक में वापस आ जाते हैं, जो बच्चे बुक पढ़ेंगे उनको मान लो H नहीं दिखता है, उनके डेफिनेशन में पहले H से चालू किया है, बाद में फिर डेफिनेशन एक लिखा हुआ है जिसमें N लिखा हुआ है, मतलब दो जगह ये डेफिनेशंस दिखेंगे। जो भी बच्चे H के पाठक का बुक पढ़ेंगे तो दो जगह मिल जाएंगे डेफिनेशंस, या ऐसे भी लिखेगा सेम टू सेम, ऐसे ही सेम टू सेम, और फिर से डेफिनेशन सेम टू सेम लिखेगा और उसमें बार बार H की जगह N लिखेगा। क्या फर्क पड़ेगा, अ सब ग्रुप N ऑफ ग्रुप G इज सेड टू बी नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल में N अच्छा है इसलिए N ले लिया, ठीक है। इफ फॉर ऑल या फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G एंड ऑल H बिलोंग्स टू सब ग्रुप, H बोलने की जगह N बोलने का, ठीक है, तो आप बोलेंगे X, यहां छोटू सा N, X इनवर्स, और ये है कि नहीं, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से, और H लिखना है तो H लिखते रहो, ऐसा लिखा रहेगा तो डरना नहीं है, ठीक है बच्चों। H की जगह N लिख दिए, कभी M लिख देंगे, कभी और कुछ लिख देंगे तो डरेंगे नहीं, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो केवल नाम है सेट का, ठीक है, N H करके, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक छोटा सा डेफिनेशन और है, कभी फ्यूचर पे जरूरत पड़ जाए इसका तो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग सही तरीके से, ठीक है। हमारा वीडियो तो ऑन है, चल रहा है ना, ठीक। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, नाम में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करना है। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा, उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना, उसके पहले हम पहले इस लंबे चौड़े को समझ लेते हैं। अ नॉर्मल सब ग्रुप N, एक क्या है, इसको मैक्सिमल कहना है हम लोग को, ऑफ ग्रुप G, अ नॉर्मल सब ग्रुप N ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड मैक्सिमल ऑफ G या इन G, ऐसे बोल सकते हो, चलेगा, हाँ बोलो। इफ देयर इज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप H, यदि यहां पर और कोई नॉर्मल सब ग्रुप H ना हो जो कि N को प्रॉपरली कंटेन कर पाए। अब बात समझो, मतलब इससे बड़ा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, अगर आपने है बोल दिया गलती से तो कंटेन नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेशन दो तरीके से लिखे गए हैं, एक तो ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे और अदर वर्ड में बुक में डेफिनेशन ये मिलेगा, ये पूरा इतना लिखोगे बेटा, यहां तक लिखोगे, है ना। पेज नंबर बता देते हैं, अगर फ्यूचर में कोई बुक पढ़ता है H पाठक का तो 226 नंबर के पेज में ऐसा डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है आप लोग को। तो
एन एक तो पूरा ऐसे लिखना है लंबा सा, नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ मैक्सिमल, है ना, ऑफ जी। ठीक है, इफ करके बोला आपने ये सब चीज, एक लाइन हो गया, नॉर्मल है तो इसलिए तो ऐसे बोलना पड़ेगा। और दूसरा लाइन बोल देना है कि एच अगर नॉर्मल है एक ठो और ये भी नॉर्मल है। हाँ बोलो। और साथ ही साथ जो मैंने एक लाइन लिखा था कि भाई मान लो नॉर्मल है और ये एन से बड़ा है बोल रहा हूं, तो ये क्या कह रहा है कि नहीं भाई ये एच एन ही है। अगर कह भी दिया गलती से तो क्या होगा, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, एन से बड़ा कोई होगा ही नहीं। तो आपका वो जो एच क्या है, एक प्रकार का आपकी कल्पना में था वो मात्रा, मतलब एन से बड़ा कोई सब ग्रुप नहीं होता है ना, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहलाएगा, मैक्सिमल कहलाएगा। अब बोल ही तो रहे थे, भाषा का तो अंतर है, लिखने का तरीका तो अंतर है, बातें समझ आए कि नहीं। तो ये रटना नहीं है बच्चों, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाए तो ये क्या लिखा है सर बोलते रहेंगे, बहुत ज्यादा आप गलत सोच रहे हो, इसका ये मतलब है ये कुछ लिखा नहीं है, आप जो ऊपर में बोल रहे थे उसी बात को लिखा गया है कि अगर आपने कह दिया कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है भी, है ना, तो वो है एक्चुअल में ऐसा कहना भी चाहते थे तो भी वो नहीं है, वो एन ही एच था, वो सबसे बड़ा है बोल रहे हो तो वही सबसे बड़ा है खुद ही, इसका ये मतलब था। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, है ना, चीजों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशंस। अब भाषा की बात करेंगे तो ऐसे लिख सकते हो कि एक सब ग्रुप है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है, उसको मैक्सिमल कहेंगे यदि और कोई भी क्या ना हो, नॉर्मल सब ग्रुप ना हो जो कि इसको एन को कंटेन कर पाए करके, तो वही तो लिखा है कंटेन कर पाए, और नहीं है वो है तो कौन है, एन ही एच है, खुद को खुद में कंटेन कर रहा है, मतलब और ए एच है ही, इसका ये मतलब है, हाँ कि ना, इसका ये मीनिंग निकलता है बेटा। तो डरने का नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कोई समस्या नहीं है। अब हम देखते हैं सब नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज। इधर आप लोग जो है पूरा वो फोटो खींच के रखो, ठीक है, फोटो खींच के रखो ताकि जो है हमको चीजों को समझाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, टेंशन नहीं आएगा आप लोग को, लिख दो और ये एक ही बार में याद हो जाएगा, मैंने अभी लिखवाया भी था, ठीक है, हो गया, ठीक। अ सीक्वेंस, बुक का ही लिख सकते हो चलेगा, अ सीक्वेंस, तो ये पूरा लाइन यहां लिखना अच्छा दिखेगा, अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किसका है समझना, अ सीक्वेंस G0, सीक्वेंस G1, क्या ये सीक्वेंस है पूरा, है ना, G2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करते करते GN ऑफ सब ग्रुप, ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G, सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G। ये क्या है, किसका सीक्वेंस है बेटा, सब ग्रुपों का, किसके, G के। तो बातें समझ आ गया, तो ऑफ दो बार तो हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ऑफ अ ग्रुप, जी पूरा लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप जी, है ना, इज कॉल्ड, मैंने डेफिनेशन जाने अनजाने में शुरू में ही बता दिया था, अब बस लिखना बस बचा है, इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज। लेकिन बुक में डेफिनेशन पूरी तरीके से जो है सही नहीं है, कंफ्यूजिंग है बुक में, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे बुक पढ़ेंगे वो पूरा नहीं समझ पाने वाले, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखूंगा यहां पर, उसको समझना ध्यान से। सब नॉर्मल सीरीज इफ ऐसे करके चलेंगे, इफ एक तो ई, इसी को हम बोलते हैं बेटा G0, ठीक है, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, is normal subgroup of G2, is normal subgroup of G3, डैश डैश ऐसे चलता रहेगा, is normal subgroup of Gn को ही क्या कहेंगे, G, ये ऐसा कहना है, ठीक है। वेयर, आपको ये बात भी याद रखना है, वेयर, वेयर ये जितने भी सब ग्रुप्स हैं, ये जी मान लो इसको मैं ये बोलता हूं, ऐसे लिख देते हैं,
कि यहां पर आपको बात याद रखना है कि gi-1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ gi, इसका ये मतलब है। अब i का वैल्यू रख दो, i का वैल्यू 1 2 अप टू जो भी लिखना है। सोचो मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं उस बात को सोचो समझो। अच्छा, बुक में नोटेशन ऐसा लिखा हुआ है 1 से लेकर, है ना, n तक कुछ भी रख सकते हो, आई ये भी ठीक है। ठीक है, अब बताओ बेटा इस डेफिनेशन में आपको क्या क्या समझ आया? यहां पर अगर मैं क्या लिख दूं, मैं 1 लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? G0 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, राइट। अब ये एंड करना है आपको, क्या करना है? फिर मैं अगर, क्योंकि यहां पर 1 रखा ना भाई आई की जगह, अगर मैं यहां पर 2 रख दूं तो क्या मिलेगा बेटा? G1 इज, हाँ कि ना, ये चीजें मिलने वाली है। ठीक है, अब नॉर्मल सब ग्रुप और नॉर्मल सीरीज और सब नॉर्मल सीरीज में अंतर है। अब बुक में ये चीजें जो है स्पष्ट नहीं समझ आता बच्चों को। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिखूंगा, आपने उधर तो फोटो खींच लिया है, उस लाइन को आप सबको नोट करना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम कवर करेंगे क्या? पहली बात तो हमको थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, परमुटेशनल ग्रुप को। ठीक है, परमुटेशनल ग्रुप को अच्छे से कवर कराएंगे, उसको समझना है आप लोग को। कल के क्लास में उसको एक बार और हाईलाइट करेंगे, इनके एग्जांपल को और हाईलाइट करेंगे कि क्यों है, कैसे है करके। फिलहाल इनको मिटा दो, मैं जो लाइन लिखूंगा उस लाइन को आपको नोट करना है। ठीक है, अगर किसी को बुक के कोने में नोट करना है तो बुक में नोट कर लेना, जो कॉपी अच्छे से बनाएंगे अपना कॉपी में लिख लेंगे, है ना। ये डेफिनेशन पूरा कवर करने के बाद ये डैश डैश करके लिखना, इसका यही मतलब था, हम समझाने के लिए इसको लिखे, ये लिखना जरूरी नहीं है बच्चों। ओके, ठीक, तो आपको ये लिखना है इट इज, ये बुक में ही है, कोने में है, लेकिन इसको ऊपर में लिखना है आप लोग को। इट इज नॉट necessary that each gi-1 is normal in whole G, whole group G। ये लाइन आपको लिखना है। इंक खत्म हो गया है ना, मैं इंक डाल देता हूं। लाइन को समझो, और लाइन को समझने के बाद आप मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है, क्या क्या मीनिंग समझ आने वाला है। ठीक है, क्या समझो बेटा? मैंने क्या कहा है, ध्यान से देखो। अच्छा, यहीं पे बात कर लेते हैं। यहां पर इसका मीनिंग ये लिखा है हम लोगों ने कि जो भी मैंने gi-1 बोला है ये सब चीज आ जाएगा। gi-1 निकालूंगा ना, मैं i की जगह 1 रखूंगा तो मुझे g0 मिलेगा, 2 रखूंगा तो g1 मिलेगा, 3 रखूंगा तो g2 मिलेगा, ये सब चीज मिल जाएंगे। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये ठीक है सीरीज बनेगा अगर ये इसका सब नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब नॉर्मल सीरीज हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये इसका सब नॉर्मल सब ग्रुप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसका सब नॉर्मल सब ग्रुप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब बच्चा सोचेगा अरे यार ये तो सबसे बड़ा ग्रुप था ना, ये तो सबका सब ग्रुप है। ऐसा नहीं है, सब ग्रुप होता है जरूर। एक बात आपको याद रखना है कि ये इनके ही सब ग्रुप थे, लेकिन जब हम सब ग्रुप के डेफिनेशंस के बाद नॉर्मल के डेफिनेशन पढ़ते रहते हैं तो हम जो है इसको नॉर्मल बताने के लिए एक्स का चुनाव कहां से करेंगे? इसके अंदर से चुनाव करेंगे। और एच का चुनाव कहां से करेंगे? इसके अंदर से चुनाव करेंगे। और ऐसे जो यहां डेफिनेशन लिखे थे वैसे हुलिया दिखाएंगे। तो जरूरी नहीं कि यहां से आप एलिमेंट चुन लो और इसके अंदर चुन रहे हो तो काम आ जाए। ठीक है, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन कितना तक रहेगा, इतना तक ही डेफिनेशन सीमित रहेगा, है ना। और किसी किसी का इधर हो भी सकता है, लेकिन हर कोई इसके लिए ही नॉर्मल बनने का नाटक करे या फिर उसका जिम्मेदारी बनता रहे कि मैं हर बार हर एलिमेंट इसका ही नॉर्मल सब ग्रुप होऊंगा, ऐसा कहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, हर बार होना जरूरी नहीं है, हर बार होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच gi इज नॉर्मल इन होल G।
ठीक है, अब नॉर्मल सीरीज का हम बता दें। अच्छा, अब ये फैक्टर, अगर बुक में एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ सब नॉर्मल सीरीज करके, तो ये लाइन लिख देते हैं, चलो ये नोट करके है, फैक्ट करके लिख देना है। ये जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर्स ऑफ सीरीज फर्स्ट, ऐसा बोलते हैं, इसको सीरीज का नाम देते हैं बेटा, चलेगा? हाँ बोलो। फैक्टर्स में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ग्रुप बनाते रहते हैं। जैसे कि मैंने क्या कर दिया, पहला पकड़ लिया, पहला मैंने G0 बोल दिया, सॉरी उसका सुपरसेट को पहले ऊपर में रखते हैं ना, जैसे कि आपको याद होगा V by K लिखते थे, ऊपर में सुपरसेट, ये उसका सबसेट, तो आप क्या लिखेंगे, Gi अपॉन में Gi माइनस 1। ये क्या है, इस क्वेश्चन ग्रुप इज, क्वेश्चन तो है बेटा, इज आप लिख देना इसको क्वेश्चन ग्रुप करके, है ना। तो क्वेश्चन ग्रुप ये पूरा आप लिख लेना, वही लिखा होगा क्वेश्चन ग्रुप करके, है ना। यहां पर लिखते बनेगा, यहां लिखते हैं इज अ क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप। तो ये लाइन लिखा है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन में, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसका कोई भी खास मीनिंग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो ग्रुप बनेगा, हम जानते तो थे G1 और उसका नीचे में क्या है G0 सब ग्रुप, ऐसा बना सकता हूं, और दोनों को मिला के हमेशा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ग्रुप बनता है। ये लिखना जरूरी थोड़ी था, बुक में लिखा है तो उसको रट रहे हो आप, क्यों लिखा है करके, नहीं, मुझे इतना रटना है। दोबारा फिर से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स है, नॉर्मल नहीं है बता रहा हूं, ठीक है, ओनली क्या है, सब ग्रुप्स हैं। किसके हैं सब ग्रुप्स बेटा, जी के, ठीक है, जी के, ये पूरा एक कलेक्शन है, सीक्वेंस बोल देते हैं या सेट बोल देना, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, दिस सीक्वेंस है ना, इज कॉल्ड सब नॉर्मल सीरीज। अगर ये ऐसा फॉर्म कर ले, ये सीक्वेंस सीरीज कहलाता है पूरा, या फिर इसको ही कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल सीरीज बोलेंगे तो ये लिखते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस ऐसा अपने आप को क्या कर ले, रीअरेंज कर ले, और उस रीअरेंजमेंट में क्या होना चाहिए कि ये भैया सब नॉर्मल होगा इसके लिए, है ना, ये नॉर्मल होगा इसके लिए, और ये नॉर्मल होगा, बीच बीच में लिखा भी है देखो, ये नॉर्मल होगा इसके लिए, और ये नॉर्मल होगा अपने खुद के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वही है ये, तो इसका मतलब ही ये होता है, हाँ कि ना। तो ये ऐसे जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सब नॉर्मल सीरीज, अर्थात सबसेट्स, सब ग्रुप्स जब नॉर्मलिटी की बात करें तो वो सीरीज सब नॉर्मल सीरीज। अब नॉर्मल सीरीज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मल, पहले क्या लिखा था मैंने, सब नॉर्मल सीरीज, तो ये पूरा लाइन तो लिखने का, ये पूरा लाइन लिखने का, जहां जहां सब लिखा है वहां पर क्या करेंगे, ओनली नॉर्मल। और ये जो लाइन लिखा है ना बेटा, उस लाइन को भी याद रखना कि जितने भी Gi होंगे, Gi माइनस 1 होंगे, सबके सब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए नॉर्मल होने के लिए। यहां पर इसके लिए हर कोई नॉर्मल होना चालू करे। यहां पर क्या बोला था हमने, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि वो हर कोई इसके लिए नॉर्मल हो जरूरी नहीं है, केवल अपने ही जो है सुपरसेट के लिए नॉर्मल की बात करेगा। मतलब वो सब ग्रुप इसका है, उसका तो था, लेकिन नॉर्मलिटी की बात केवल अपने अंदर कर रहे थे दोनों भाई मिलके, तो सब नॉर्मल सीरीज। लेकिन उस सीरीज में हर कोई इस जी के लिए नॉर्मल हूं मैं खुद ही बोलना चालू कर देता, अब क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल सीरीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। सब नॉर्मल कब होगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, सब नॉर्मल कब होगा बोला मैंने, सब नॉर्मल तब होगा जब G0 G1 के लिए नॉर्मल होने का बात कहे, G1 G2 के लिए कहे। ये मतलब यहां पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, वेयर करके लिखा है मैंने, और वेयर में क्या लिखा है, ईच Gi-1 इज नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर नॉर्मल फॉर Gi, और वही बात हमने यहां पर लगातार समझाया हुआ है। अब यहां पर इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि G0 इज नॉर्मल, G1 इज आल्सो नॉर्मल, हाँ अच्छा, इनके साथ एक और भी बात चल रहा है, याद रखना, G0 इज नॉर्मल G1 के लिए था ही था,
ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है कोई बोलेगा तो भाई आगे मैं लिखने वाला हूं कि जीवन इज आल्सो नॉर्मल फॉर G2, लेकिन साथ ही साथ क्या है, जी के लिए भी नॉर्मल है। तो ये जो सीरीज बनेगा ना बेटा, वो सीरीज क्या कहलाएगा नॉर्मल सीरीज। क्या सभी डेफिनेशन को यहां पर कॉपी पेस्ट कर पाओगे? सुन लो पक्का, पूरा लाइन को लिखने का, पूरा लाइन को सिंपल लिखना है आप लोग को। कैसे लिखोगे? अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी, है ना, इज कॉल्ड नॉर्मल। बुक में इतना नहीं लिखा है, बुक में नहीं लिखा है इतना, ठीक है। जो बच्चे बुक पढ़ेंगे पेज नंबर जो है देख लेंगे, पेज नंबर यहाँ पर इनका लिख देते हैं, यहाँ पर पेज नंबर जो है, क्योंकि बच्चे लगातार बुक वगैरह के बारे में पूछते हैं। मैं बोलता हूं कि मैं बुक नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं बुक का सहारा लेता हूं। मैं हमेशा हर प्रकार के अलग अलग जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, बीएससी का, एमएससी का, है ना, और जो भी मैंने अध्ययन किया है सबको मैं मिला के नोट्स बनाता हूं, है ना, और हर साल मेरे नोट्स बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पेज नंबर देखना चाहे तो यहां देख सकते हैं सभी विद्यार्थी। ओके, बात समझ आया, याद हो गया, रटा गया। चलो तो रिपीट करते हैं हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है ना। फिर एग्जाम्पल पढ़ देते हैं, फिर रिपीट करते हैं। फिर इस एग्जाम्पल में जादू है बेटा, बेटा यहाँ ठीक है, एग्जाम्पल्स कवर करना चाहिए। ये अब नॉर्मल की बात खत्म करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझना। ई को हम अभी फिलहाल साइक्लिक ग्रुप में आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। अब मैं आई का मतलब समझाऊंगा, अभी रोना नहीं, ठीक है। इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A3, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। व्हाट इज दिस? कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई जानता है जो बीएससी पढ़ा है। S3 को बोलते हैं बेटा साइमेट्रिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक ग्रुप। साइमेट्रिक ग्रुप किसका बनता है? परमुटेशन ग्रुप का। अब पूरा परमुटेशन आपको याद होना चाहिए, इसका ये मतलब है, ठीक है। कोई पूछे इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, किसी को पता है क्या? मैंने इसलिए कल आप लोग को नोट्स भेज दिया था, कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल कितने मेंबर होते होंगे S3 में। अब यहां पर चीजें कंफ्यूज करने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। 6 कितने, किसने बोला 6 करके? 6 परमुटेशंस निकलेंगे, है ना। कितने निकलेंगे? 6 परमुटेशन निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो डेफिनेशंस है इसको तो हम कवर करने वाले हैं, आपको समझाएंगे। तो हमको ये चीज समझने के लिए क्या चाहिए बेटा? एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को भी लिख देते हैं। बुक में जो भी एग्जांपल है उन एग्जांपल को लिख देते हैं। 2 एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, है ना। इन दोनों एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। आई इज नॉर्मल सब ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, कोई सेट नाम दिया है, W देख के डर जाते हैं लोग, ये क्या है, मुझे क्या पता, लेकिन बुक में एक्सप्लेन पहले करेगा तब ठीक है। इज नॉर्मल, और नाम इसमें VT लिख दिया, कौन सा पाप हो गया, और यहां पर A4 लिखा है, और ये जो है S4 लिखा है। ये बेटा आइडेंटिटी परमुटेशन है, समझा? क्या है वो? आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो हर आइडेंटिटी अपने आप में सब ग्रुप होता है, बोला था। देखो यहां जब शुरुआत किया तो कहां शुरुआत किया, देखो आइडेंटिटी से। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहां से हो रहा है? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हो गया, ये कोई सेट रहा होगा भाई, ये कोई सेट रहा होगा, ये कोई सेट रहा होगा, और ये तो सिमेट्रिक ग्रुप है। अब बुक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है समझाने के लिए बच्चों को। VT ना बोलकर V बोलेंगे, ओके। क्या बोलेंगे? VT लिखा है लेकिन V बोल देना, वेयर V। और ये सब चीज आपको मैं समझाऊंगा। इसके अंदर खुद आई होता है, वो अलग मामला है। 1 2 होगा बोलता है, फिर क्या होगा 3 4 होगा बोलता है, कॉमा नहीं लिखना है। अब ये सब चीज देख के बहुत सारे बच्चे घबराएंगे, ठीक है। और कल हम रिवीजन भी करेंगे, आज थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार कवर कराएंगे, ठीक है जी। 1 4 और 2 3, ये पूरा का पूरा V पे है। W के अंदर है I और 1 2 और ये हो जाएगा 3 4। ये आपको याद रखना है फिलहाल। ये एग्जाम में लिखोगे ऐसा। तो कोई भी प्राणी जिसको साइक्लिक ग्रुप नहीं आता उसको ये रट के लिखना तो होगा, लिख लेगा,
लेकिन मीनिंग नहीं जानता कि क्यों लिखा, ये क्या क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना थोड़ा समझ आएगा कि ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल है इसके लिए, ये नॉर्मल है इसके लिए। पक्का ये सब ग्रुप रहा होगा, ये भी सब ग्रुप रहा होगा किसका, S3 का। S3 क्या है, कोई पूछेगा ना, सिमेट्री ग्रुप। तो मैं इसका डेफिनेशन जो है आप लोग को बोला था, समझ के आना, लिख के आना करके, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन यहां पर किसका, परमुटेशन का। परमुटेशन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, साइक्लिक में बार बोल रहा हूं बच्चों, क्या लिखेंगे, सिमेट्री ग्रुप का। मतलब कल के क्लास में इसको हम एक बार डेफिनेशन को लिखने के बाद दोबारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए क्या जरूरी है, अभी हमने क्या बोला है, हमको समझना पड़ेगा बच्चों क्या, परमुटेशन। थे अभी एग्जाम्पल तो लिखे थे, है ना, एग्जाम्पल क्या लिखे थे हम लोगों ने, याद करो। एग्जाम्पल क्या लिखा था बच्चों, इसको आई लिखा था मैंने, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं, एग्जाम्पल में आई, और यहां पे लिखा था मैंने क्या, A3, और ये है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। S3 क्या है बोला था मैंने भी, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप। ये क्या है, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, ये भी क्या है, परमुटेशन है या आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब परमुटेशंस क्या है यही समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो समझेंगे ही समझेंगे कल के क्लास में दोबारा, उसके पहले परमुटेशन क्या है समझेंगे, परमुटेशन ग्रुप क्या है समझेंगे, और सिमेट्रिक ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, दोनों में अंतर है कुछ या नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ये भी समझेंगे। तो याद रखना, बुक में तो कई बार एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूं, दोनों चीजें एक जगह से आती जरूर है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, कुछ अंतर है इसमें, है ना, दोनों एक ही चीज है नहीं बोलना बुक में, लेकिन लिखा है एक। ओके, परमुटेशनल ग्रुप और साइक्लिक, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज परमुटेशनल ग्रुप, बट एवरी परमुटेशनल ग्रुप इज नॉट, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, चलो फिलहाल परमुटेशन को समझते हैं। तो कोई भी एक सेट है, एक सेट में जो भी बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं, उसी को समझाने के लिए एग्जांपल भी कवर कर लिया जाएगा, है ना, इसका मैपिंग बना लेना साथ में यहां डेफिनेशन के नीचे में। ठीक है, ये मेरा क्या है भाई, S, ये क्या है भाई, S। इसमें अब एलिमेंट क्या लेते हैं, A B C, तो यहां पर भी तो एलिमेंट A B C होगा ना बेटा, राइट, A B C होगा। बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब समझना, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 है। तो कोई एक मैपिंग किसी ने कहा दिया बच्चे ने कि सर A का A पर होगा, B का B होगा, C का C होगा, एक प्रकार का मैपिंग हो गया। तो एक मैपिंग है ना भाई, ये तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग है ना, तो ये जो एक बाइजेक्टिव मैपिंग है यही परमुटेशन है। अब इसको लिखते कैसे हैं, दो तरीके से लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं इसको, दो तरीके से लिखते हैं। इसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसा अपन वो बनाते हैं जैसे कि अपन मैट्रिक्स बनाते हैं ना, मैट्रिक्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो उसका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम में अपन लिखेंगे ऐसे, और 1 2 3 बोलेंगे तो 1 2 3, या फिर हमने क्या लिखा है, सॉरी, ABC, तो ABC, तो A का A इमेज है, B का B इमेज है, C का C इमेज है। और कुछ बुक में जब BSc का पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है ABC, तो यहां पर F ऑफ A और F ऑफ क्या है B, F ऑफ क्या है C, मतलब इसका ये मतलब है कि ये इमेजेस है। तो ये चीज मैं नहीं लिखकर ऐसे लिख रहा हूं, डायरेक्ट चलेगा, है ना। तो लेकिन BSc का बुक पढ़ना चाहेंगे तो वो F समथिंग करके डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप बड़े क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा, यही होता है I, यही क्या होता है बेटा, I, ये I है। ठीक है, इसी को I बोलते हैं। एक परमुटेशन जो कि A का A ही रहे, B का B रहे, C का C रहे, तो चीजों को बदल नहीं रहे, इसलिए क्या है वो I। परमुटेशन का मतलब समझाया क्या, अभी हम साइक्लिक ग्रुप और परमुटेशन को समझने वाले हैं ना। ओहो, मैं साइक्लिक क्यों बोल रहा हूं, परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप। तो बच्चों पहले मैंने अभी बार बार रिपीट किया कि परमुटेशन मतलब क्या, एक सेट के अंदर बाइजेक्टिव मैपिंग को परमुटेशन कहेंगे। अब कोई बच्चा जो है 11 12 का दिमाग लाएगा और बोलेंगे सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कुछ अलग पढ़े थे, तो तुम अलग पढ़े थे, वो नंबर सिस्टम के लिए था, उस थ्योरी के लिए थे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में एक सेट की बात कर रहे हैं, उस सेट पर काम कर रहे हैं, और सेट के अंदर परमुटेशन का मतलब उसी एलिमेंट को रीअरेंज कर रहे हैं, लेकिन अब बोलने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया गया है, 1 2 3 या ABC को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उसमें इमेजेस के तौर पर उनके मेंबर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ऐसे रीअरेंजमेंट होगा वो परमुटेशन है। तो एक मैंने कहा बेटा, बात समझ आ गई। दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है क्या, 1 2, अच्छा मैं 1 2 बोल रहा हूं, ABC, तो अब हम क्या कर देंगे, A को A ही रखेंगे, यहां पर हम क्या कर देंगे CB। ठीक है, ये I है, और देखो कितना सारा परमुटेशन बनने वाला है, A B
सी। अब यहां पर आपने क्या कर दिया, अभी भी आपने चलो यहां बी कर दिया, यहां सी कर दिया, यहां ए कर दो, चलेगा। 3 तो हो गए ना। चलो और करते हैं, ए बी सी। यहां पर मैं बी लिखता हूं, यहां ए लिखता हूं, सी को सी रखता हूं, 4 हो गए। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ए है, यहां सी है, यहां बी का बी है, ठीक है, यहां बी का बी है, यहां पर सी का क्या है, ए है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। एक और बताओ मुझे, एक और बता दो, दिख रहा है बोलना, सबको उल्टा कर देना है, ठीक है। ए का सी कर दो, बी का ए कर दो, ठीक है भाई, और यहां पर क्या कर दो, सी का बी कर दो। ये इनमें से अलग ही है, देखो ए दिख रहा है, सी सामने है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये टोटल कितने हैं, 6। अच्छा, और कोई बना पाओगे क्या? और नहीं बनेगा। तो ये जो परमोटेशंस है ना, 6 परमोटेशंस है, तो 6 परमोटेशंस आपको समझ आए हुए हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर परमोटेशन ग्रुप बता रहे थे, परमोटेशन को समझा दिए। तो भाई हम ग्रुप समझाने से पहले परमोटेशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम भी बना सकते हैं इनका, मैं इन डेफिनेशंस को मिटाता हूं और वेन डायग्राम को समझाते हैं कि इनके अलावा और कोई क्यों नहीं हो सकता करके, ठीक है ना। वेन डायग्राम पहला वाला का तो बन गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप यहां पर किए होते भाई, वही चीज तो लिख रहे हो, उसी चीज को वेन डायग्राम में बनाने वाले हो, ए बी सी। तो ए का ए ही रखोगे, यहां सी बी रख देते, या फिर आप ए बी ही रखो, ए बी सी। तो ये तो ऐसे हो गया, और आपका ए का ए ही बोला है, बी का सी कर दिया आपने, बी का सी कर दिया, और सी का क्या कर दिया आपने, इसका वेन डायग्राम है। तो सबका वेन डायग्राम तो बनाया जा सकता है ना, तो वेन डायग्राम अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम शुरू में समझाने के लिए ऐसा बोल रहे थे, वेन डायग्राम करके, ठीक है ना। और पॉसिबल नहीं है, सोच लो, जितने भी दिमाग लगा लोगे तो भी जो है इन्हीं में से कोई एक ही घूमेगा, ठीक है। पहले तो एबीसी को जस के तस रखा, और एक बार जो है इसको उल्टा भी रख दिया। आपने एबीसी लिखा है तो एक बार क्या लिख दिया, सीबीए लिख दिया, 2 हो गए। फिर किसी एक को फिक्स रखा, 2 को इंटरचेंज कर दिए। किसी एक को यहां पर क्या रखा है, फिक्स नहीं रखा है क्या, हाँ इंटरचेंज कर दो, कहीं पे किधर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक फिक्स हो रहा था क्या, आगे पीछे लिखने से, यहां पर फिक्स हो रहा है क्या, 2 इंटरचेंज हो रहे हैं। यहां पर आपका क्या हो रहा है, पूरा अलग अलग है, ठीक है। फिर भी इसके जैसे तो नहीं है, अलग है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, फिर भी ये अलग है। बात समझ आए कि नहीं। 3 बार 3 जगह फिक्स हो सकते हैं, और 3 बार ऐसे ऐसे बनेंगे, 1 1 2, ये तीनों फिक्स थे, एक एक फिक्स है ना, और 2 जगह फिक्स नहीं है, लेकिन सब अलग है, और कुछ भी नहीं बना सकते। यही परमोटेशन है। इस परमोटेशन एक प्रकार का फंक्शंस के तौर पर उसको हम मान रहे हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट उतने ही इमेजेस के तौर पर बोल रहे हो, ये कहलाता है परमोटेशंस। क्या परमोटेशन सबको समझ आया? परमोटेशन पहले भी पढ़ चुके थे बीएससी वाले, लेकिन आप एमएससी में आ चुके हो, फिर भी पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहे करके, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन न रहे। हो सकता है कोई बच्चा अलग तरीके से पढ़ के आया हो, तो मेरे पढ़ाने के तरीके से थोड़ा असहज या फिर क्या हो, कुछ आपत्ति जताए, तो बिल्कुल आपत्ति जता सकते हो, है ना। बताने का तरीका अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। कई लोग को लगता है ना हम लोग ज्यादा होशियार है, लगता है, तो कई बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको टीचर को पछा दूंगा, ऐसा लगता रहता है। मैं जो कमेंट करते हैं उनको बोलता हूँ सामने आओ, ऐसे करके 2 लगा के समझाने का मन करता है। तुमको नहीं आता, तुमको 1-2 चीज आता है, उसको तुम बढ़ बढ़ के दिखाने का प्रयास करो। तुमको बहुत ज्यादा सीखना है अभी धीरे धीरे, क्योंकि जितना तुमने पढ़ लिया है वही आप उसी को मान लेते हो कि मेरे को आता है करके, टीचर से आप महान समझना चालू करते हो, दिक्कत होता है। क्योंकि कितने तरीके से आप बोल सकते हो वो महत्वपूर्ण है। तो हम तरीका समझाते रहते हैं, कितने तरीके से बोल सकते हो, कर सकते हो करके। तो क्या मेरे बात से आप सभी सहमत हो, असहज तो नहीं हो? अभी हमने कितना समझा बच्चों, अभी कहां तक पढ़े हैं? परमुटेशन किसे कहते हैं ये पढ़ा है। डेफिनेशन को रिपीट कर दें। अब डेफिनेशन ये कहता है कि कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग होता है फाइनाइट सेट, अगर n एलिमेंट है तो n बोल ही चलना है ना, वो मैपिंग खुद से खुद पर फाइनाइट सेट S onto फाइनाइट सेट S onto itself is called a
परमुटेशन। इट मींस दैट ये जो दिख रहा है ये मैपिंग क्या है, परमुटेशन है। मैपिंग क्या होना चाहिए, बराबर ऑन टू होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, इसको परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन का अगर मैं पूरा सेट बना दूं, है ना, क्या बना दूं इसको, ये कलेक्शन ऑफ क्या है, फंक्शंस व्हिच इज बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, फ्रॉम एस टू एस, है कि नहीं। अब ये तुम कितना उठाते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमने आई का वैल्यू 5 लिया, मतलब 1 2 3 4 5, 5 परमुटेशन ले लिया, 5 परमुटेशन का सेट। आपने 6 ले लिया तो 6 परमुटेशन का सेट, 7 है तो 7 का। तो जो सेट होते हैं ना, ये जो सेट क्या बना ले, ग्रुप बना ले। क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट आप क्या बोलते थे बेटा ग्रुप बनाने के लिए, जी। अब जी की जगह मैं ये बोल दूं, क्या फर्क पड़ता है, एक सेट तो है ना। तो कोई सेट जो कि परमुटेशन का है वो ग्रुप बनाता है। ग्रुप के कितने कंडीशंस होते हैं, 4 कंडीशंस। अब ये सब चीज बीएससी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें आप कंपोजिशन करोगे, एफ और जी 2 परमुटेशन बोला है तो एफ इंटू जी को करके दिखाओगे, हर किसी का इनवर्स निकाल के दिखाओगे। आइडेंटिटी तो ये होता है बेटा, ये किसी और को बदल नहीं पाता। इसका कंपोजिशन इसका सम करूंगा ना, बदलेगा नहीं, अन्य को नहीं बदलता। तो आइडेंटिटी भी होता है, इनवर्स हर किसी का होता है, बात समझ आया, हर किसी का इनवर्स होता है। तो ये हर चीज बीएससी पढ़ा जा चुका है। और जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो डाल देंगे, वीडियो को वो मांगेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं है हमारे पास समय नहीं रहता ये सब चीज करने का, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर नहीं समझ आ रहा है करके, तो वो कमेंट करेंगे या फिर क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या है वीडियोस दे देंगे। कुछ पुराने नए वीडियो मिक्स हो सकते हैं, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। फिर से लाइन रिपीट कर रहे हैं। परमुटेशन मतलब क्या, हर बाइजेक्टिव मैपिंग सेट एस से एस पर परमुटेशन कहलाता है। परमुटेशन का सेट बना दोगे तो परमुटेशन का सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और परमुटेशन का सेट जब ग्रुप बनाता है तो परमुटेशनल ग्रुप कहलाता है कि नहीं, ठीक है। ये हमने लाइन जो लिखा है उसको समझो। एस बी या फाइनाइट सेट पूरा डेफिनेशन लिखने के लिए लंबा चौड़ा बता रहे हो, वरना शॉर्टकट में बोल दिया था मैंने कि जब भी ये सेट क्या बना ले, ग्रुप बना ले, तो परमुटेशन ग्रुप कहलाता है। वही लिखा गया है, एस बी एनी फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट then the set of all बाइजेक्टिव मैपिंग, है ना, तो आल बोल दिया इसलिए सिमेट्रिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आल है तो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ, आल नहीं बोलते, ठीक है, सेट ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग या फिर परमुटेशन फ्रॉम एस टू एस फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन मैपिंग, है ना, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। देन दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड, अरे यार मैंने तो इसको वो मिटा दिया यार, चलो मिटाना नहीं हम लोग को। ए का ए इमेज, बी का बी इमेज और सी का क्या लिखा था हमने, सी इमेज लिखा था। तो भाई सिमेट्रिक ग्रुप क्या है फिर वैसे में, तो सिमेट्रिक ग्रुप में बेटा डेफिनेशंस में केवल इतना ही इस्तेमाल करना है कि जब क्या हो, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, है ना, क्या हो यहां पर शब्द आल हो जाए, है ना, तब जाके सिमेट्री है, समझ आया। तो इसका ना, इसका डेफिनेशन सिमेट्रिक रूप में लिखना है तो भी चलेगा, और इतना लिख देना कि भैया ये जो सेट है ये ग्रुप बनाएगा तो परमुटेशनल ग्रुप हो जाएगा, और इस डेफिनेशन को भी सिमेट्री में लिख देना, लेकिन यहां पर आल को इंक्लूड करने के बाद लिखना, हाँ कि ना। चलो उधर अलग से डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय, इसी में साथ में लिखते हैं इसलिए बुक में और लिखा है, इसी में क्या लिखते हैं, सिमेट्री ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, लेकिन कब, जब यहां आल हो जाए तब, ये दे, ठीक है। दोनों को मैंने ऐसे शॉर्टकट समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एंड इट इज डिनोटेड बाय, या फिर सिमेट्रिक ग्रुप इज डिनोटेड बाय सिमेट्रिक ग्रुप इज डिनोटेड बाय क्या बच्चों, एसएन, ठीक है। अच्छा, एसएन से डिनोट करते हैं। यहां तो परमुटेशन को समझा रहा था, ठीक है, अभी ग्रुप बनाया थोड़ी ना है, ये तो परमुटेशन का एग्जांपल है, ये सब तो परमुटेशन के बगल में लिखाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा अब नोट करना बात को, ये ना बेटा, ये जो ऑर्डर होता है एस एन, ऐसे जब ब्रैकेट लिख दे तो मतलब कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट, सिमेट्रिक ग्रुप की कितने एलिमेंट, मतलब ये ऑर्डर है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक, है ना, ऑर्डर ऑफ
सिमेट्रिक ग्रुप। तो अगर आप तीन एलिमेंट लेके इसके लिए सिमेट्रिक ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा, S3। क्या बनेगा, कितना बनेगा, S3। S3 मतलब कितना, कितने मेंबर, कितने परमुटेशन, 6। अच्छा समझ आया। एक और लाइन लिखते हैं यहां पर, नंबर 1 नंबर 2, डिग्री। क्या बच्चों, डिग्री ऑफ परमुटेशन, डिग्री ऑफ परमुटेशन या डिग्री ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप भी बोल सकते हो। तो डिग्री का मतलब होता है जो सेट में S एलिमेंट होते हैं ना, S इक्वल टू क्या, उसकी कार्डिनलिटी n। तो ये कहलाता है सिमेट्रिक ग्रुप की डिग्री, जबकि फैक्टोरियल n कहलाता है उसका ऑर्डर। दोनों अलग है कि नहीं। इसकी अगर मैं परमुटेशन बनाऊंगा, सिमेट्रिक ग्रुप अगर बन गया तो सिमेट्रिक ग्रुप के ऑर्डर क्या होगी, 6। और सिमेट्रिक ग्रुप की डिग्री कितनी होगी, मतलब सेट एस में जितने मेंबर होते हैं वही क्या कहलाता है, डिग्री, उसको ऑर्डर नहीं बोलते। और सिमेट्रिक ग्रुप बना लेगा या सिमेट्री वो बना लेगा, है ना, तो उसमें जितने भी परमुटेशन संभव है वो परमुटेशन फैक्टोरियल n के बराबर होगा, और इसको ऑर्डर कहा जाता है साइक्लिक ग्रुप का, सिमेट्रिक ग्रुप का, सॉरी, ठीक है, सिमेट्री ग्रुप का। दोनों अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हाँ बोलो। अच्छा, अब मैंने एक बात फिर से रिपीट करने का प्रयास किया है, उसको सुनो, पहले भी बोल दिया था कि हर साइक्लिक ग्रुप परमुटेशन ग्रुप होता है। अब परमुटेशन ग्रुप साइक्लिक हो जरूरी, सिमेट्री हो जरूरी नहीं है, है ना। पता नहीं क्यों बार बार साइक्लिक आ रहा है। सिमेट्री ग्रुप हमेशा क्या होता है बच्चों, परमुटेशनल ग्रुप होता है। लेकिन परमुटेशन के लिए जरूरी नहीं कि वो सिमेट्री हो। कहने का मतलब 4 एलिमेंट को लेकर भी क्या बन सकता है, परमुटेशन ग्रुप बन सकता है। ये कोई भी सेट हो परमुटेशन का, अगर ग्रुप बनाने की औकात है उसमें तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज समझ आ गया ना। कल हम रिपीट करने वाले हैं, इस बात को रिपीट करने वाले हैं, और कुछ चीजों को हम यहां पर बताने वाले हैं, नोटेशंस बताने वाले हैं। नोटेशंस क्या बताएंगे, ध्यान से देखना। ये जो हमने लिखा था बेटा, पहला वाला को यहां लिख देते हैं, समझाते हैं, यहीं पे लिखूंगा। ऊपर में पहला वाला क्या है, आई। अच्छा, मैं एस लिखता हूं, एस एन। एस एन में कितने मेंबर है, ध्यान से देखना। पहला वाला क्या है, आई। पहला वाला क्या है, आई। अच्छा, अब दूसरा वाला देखो ध्यान से। दूसरा वाला में ए का इमेज ए ही बना है, तो जो चीजें आपस में बदलती है ना, बस उसी को लिखना है। जो नहीं बदल रहा है उसको नहीं लिखना है। मतलब ऐसा एक तो ब्रैकेट रहेगा, इसमें क्या है, यहां पर है बेटा बी सी, बी और क्या है, सी। अब तो मैं इतना बड़ा लिखकर बी सी लिखूंगा शॉर्टकट, समझोगे। इसका क्या मतलब है, बीसी का मतलब क्या है, बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए का ए रहा होगा। ठीक है, अब आया बात समझ। तो यहां पर मैंने कुछ लंबा चौड़ा लिखा था, एग्जांपल याद करो, कहीं पे 1 2 था, कहीं पे और कुछ था। मतलब 1 और 2 का क्या है, वो जो है 1 का 2 का 2 का 1 का हो रहा था, बाकी ये जो है 3 का 3 पे 4 का 4 में रहा होगा, ऐसा था। ठीक है, हाँ बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर देखो, है ना, एक साइकिल बनाना होता है, आपको समझना होता है, तो यहीं पे लिख देते हैं उस साइकिल को। ए का इमेज बी, बी का इमेज सी, और यहां पर सी का इमेज ए। ठीक है, तो साइकिल बन रहा है ए का बी, तो ऐसे लिखते हैं उसको, ए का बी, बी का सी, सी का ए, ए बी सी, ए बी सी। बी सी ए नहीं है वो, बी सी ए नहीं है, ए बी सी है। हाँ बोलो, ठीक है, ओके। फिर यहां पे लिखते हैं, 3 मेंबर हो गए, इसको लिखना है, 3 मेंबर हो गए, ठीक। तो इसको साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, किसका, किसी भी परमुटेशन में उनके मेंबरों को लिखने का तरीका है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का साइकिल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहां पर ए का क्या हो जाएगा जी, बी, और यहां पर बी का क्या हो रहा है, ए हो रहा है, और सी का क्या हो रहा है, सी हो रहा है। मतलब इसको छोड़ देना है आपको, ए बी बस लिख दो, वेरी गुड, ए बी। ठीक है, और बच गया, कितना हो गया भाई, 4। इसको कैसे लिखोगे, ए सी। ठीक है, बी को तो छोड़ने वाले हो, सी का ए, तो ए सी लिख दो, है ना। हाँ बोलो, एक का सी का ए, साइकिल ऐसे रिपीट भी करना है वापस। ठीक है, वेरी गुड। यहां इसको बताओ बेटा, क्या लिखेंगे इसको,
लिख देते हैं, रफ में लिख दो, दिक्कत हो रहा है तो यहां पर ए का सी, ठीक है, सी का बी, पहले लिख दिया समझाने के लिए, सी का बी, और यहां पर बी का ए। ऐसी इमेज भी बोल सकते हो क्या, ऐसे आगे पीछे भी लिख सकते हो ना, ए का सी, सी का बी, है ना, और बी का फिर से ए बनेगा क्या, नहीं, लिखने का तरीका इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, है ना, तो 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या 5 हो गया है, तो इसको क्या लिखना चाहिए, ए का सी, ए का सी, सी का बी, ठीक है, ए का सी का बी, सी का बी है कि नहीं, और बी का ए, है बात समझ, ए का सी का बी, और बी का ए, हाँ तो बोलो, यही तो है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, उतना लंबा चौड़ा को एक तो ब्रैकेट में रखते बनेगा नहीं, असाइनमेंट ग्रुप के सारे मेंबर को लिखो बोलेगा, फ्यूचर में कहीं जरूरत पड़ जाए तो इतना बड़ा तो डाल नहीं सकते, तो ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट, ठीक है, तो कल हम दोबारा इस पर फिर से चर्चा करेंगे, फटाफट कवर करेंगे और सारे एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है बच्चों, है ना, लेकिन रिपीट करके आइएगा कल दोबारा, और हो सकता है किसी बच्चे को किसी और टीचर का वीडियो देखने का मन करे तो देख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, अंततः है लेकिन आपको मेरे बात ही समझ आएगा, और मैंने समझाया तब ही किसी और की बात समझ आएगा, मैंने समझा दिया ना तब किसी और की बात शायद अच्छा लग सके, है ना, लेकिन मैं किसी टॉपिक को बोलूंगा तुम इसको पढ़ के आओ करके किसी और टीचर से, तो आपको उतना समय अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को जज करने के लिए आप किसी और का वीडियो देख के बाद में जज करोगे जब मैं पढ़ा लूंगा तब, आया बात समझ, क्योंकि वो वाला तो और अच्छा बता रहे थे, लेकिन मैंने बताया उसके बाद तुमको समझ आया तब तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, ओके।